नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। तो जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, उसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। कल से ही बैठकों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यानी सीसीएस की बैठक हुई और अब सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, उसकी बैठक हो रही है। इसके बाद और भी बैठकें हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और यह माना जा रहा है कि सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पाकिस्तान के खिलाफ या उन आतंकियों के खिलाफ, उन आतंकियों को शरण देने वाले और जो षड्यंत्र रचने वाले हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, जिसकी मांग पिछले कई दिनों से, घटना के बाद से ही लगातार जारी थी। कल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थे और सीडीएस भी उसमें शामिल थे बैठक में। तो अब एक बड़ी कार्रवाई का संकेत मिल रहा है और ये कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और इस बीच विपक्ष ने भी मांग की है कि जल्दी ही इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि उसमें इस पर एकजुटता दिखाई जाए और बताया जाए कि किस तरीके से इस मामले में राजनीतिक विरोधों के बावजूद पूरा देश और पूरी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को हो भी चुका है और अब दूसरे राज्यों से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस पर सरकार के साथ एकजुटता दिखाई जाए और इस हमले की निंदा की जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में पूरा देश एकजुट है, सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है और सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है, चाहे वो विरोधी दलों के नेता हों, आम लोग हों या फिर नागरिक संगठनों के लोग हों। इसको लेकर देश में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा भी है सरकार से। लगातार इसके खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसको देखते हुए ही सरकार अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। बैठकों का दौर चल रहा है। अमलेंदु जी, तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है और लगातार ये बैठकें चल रही हैं और निश्चित तौर पर सरकार एक बड़े कार्रवाई की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब तो सरकार एक बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कल भी बैठक हुई थी, एक हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री ने ली और आज भी जो है वो सीसीएस जो सुरक्षा मामलों की समिति है कैबिनेट की, उसकी बैठक हो रही है, कैबिनेट की भी बैठक हो रही है। और कल की जो बैठक हुई उसमें खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी खुली छूट दे दी है कि आतंक के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है सेना करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये एक बड़ी खबर है कल की और आज भी देखते हैं कि क्या फैसले आते हैं और क्या सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन एक बात साफ है कि आतंक के खिलाफ इस युद्ध में पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़ा हुआ है और राजनीतिक विवादों के परे जाकर आपसी विवाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसी विचारधारा की लड़ाइयाँ हैं, राजनीतिक दलों के आपसी मनमुटाव हैं। इसके बावजूद इस मसले पर पूरा देश एकजुट है और पूरी दुनिया को ये साफ संदेश भारत की तरफ से दिया जा रहा है कि भारत एकजुट है और इस तरीके की आतंकी कार्रवाइयों को भारत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे किसी की तरफ से हुई हो, चाहे आतंकवादी करें और चाहे कोई देश इनको प्रश्रय दे रहा हो, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात समझिए ये है कि भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और वहां के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने रात में 2 बजे आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहा कि उनके पास ठोस जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के बीच में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब भारत को ये जानकारी नहीं है कि कोई सैन्य कार्रवाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी है कि सैन्य कार्रवाई होगी। अरे भारत को जो करना है वो करेगा भाई, जरूरी थोड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए, बहुत से रास्ते होते हैं। हमें अपने रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत को कदम उठाने, भारत को कदम उठाएगा। पाकिस्तान ने अगर ये हमले को प्रायोजित नहीं था ये पाकिस्तान द्वारा, तो पाकिस्तान को घबराने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये खुद स्वीकार कर रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ने ही हमला कराया है। और ये बात जो पाकिस्तान के एक मंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से कहा था पिछले दिनों, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि साहब वो पश्चिम देशों के लिए पाकिस्तान जो था पिछले 35 सालों से आतंक
आतंकियों को पैदा कर रहा था। तो ये बात पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक तरीके से समझा जा सकता है कि स्वीकारोक्ति आ गई कि वहाँ आतंक की नर्सरी है पाकिस्तान में, और ये नुकसान सिर्फ उसने भारत को ही नहीं पहुंचाया, ये नुकसान खुद पाकिस्तान को भी हुआ, क्योंकि वहाँ भी जाने कहीं आतंक हमले बहुत सारे आतंकी हमले लगातार होते रहे। तो जब आप भस्मासुर पैदा करते हैं तो भस्मासुर आपको भी मारता है। तो ये आतंकी जो भस्मासुर हैं ये हमारा नुकसान तो कर रहे हैं, भारत का तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन ये नुकसान पाकिस्तान का भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को समझने की आवश्यकता है, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, ये बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल, इस तरह के स्वीकार है। लेकिन जिस तरह से देर रात वहां के सूचना मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि भारत हमला कर सकता है, तो ये दिखा रहा है कि वहाँ किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, और ये भी दिखा रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान अपनी भूमिका को खुद समझ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कहीं भी हो। निश्चित तौर पर ये मैसेज वहाँ गया है। और कल से जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, या आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ सेना के प्रमुखों की बैठक हुई, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी शामिल थे, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थे और CDS शामिल थे। उस बैठक के बाद हमको लगता है उसके बाद ही, चूंकि ये कल ही तय हो गया था कि आज सुबह 11 बजे CCS की बैठक होनी है, जो अब से थोड़ी देर पहले हुई है। इन सारी बैठकों को देखते हुए ही पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री जिन्होंने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको यह एहसास हो गया होगा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने को दोषी पा रहे होंगे इस मामले में। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है समीर जी कि पाकिस्तान इसमें दोषी है, ये तो पाकिस्तान को खुद भी मालूम है। मतलब इसमें किसी प्रूफ कोई उसकी आवश्यकता थोड़ी है, वरना यहाँ कहाँ से घुसपैठ हो रही है। हाँ। और पाकिस्तान इसको कर रहा है, बार बार ये बातें बार बार सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में भी कुछ हो रहा है। जी हाँ। तो आप हमारे यहाँ अगर करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ बच जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को समझने की बात थी। लेकिन असल में दिक्कत ये है पाकिस्तान के साथ समीर जी कि वहाँ लोकतांत्रिक ताकतें कमज़ोर हैं, और जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं भी वो सेना के इशारे पर ही नाचती हैं, और सब कुछ जो है वहाँ सेना के कब्जे में है, और सेना ही वहाँ सब कुछ तय करती है। प्रधानमंत्री वहाँ नाम का है, असली शासन जो है वहाँ सेना का चलता है। तो इसलिए वहाँ कठपुतली प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनसे कठपुतलियों से बात भी नहीं की जा सकती है जी। तो ये एक बड़ी संकट जो पाकिस्तान के साथ है, और ये इसलिए है समीर जी चूँकि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने जो रास्ता चुना वो सेक्युलरिज्म का रास्ता था, धर्म आधारित राष्ट्र का रास्ता नहीं था जी। पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वो धर्म आधारित राष्ट्र का रास्ता चुना, और उसका खमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। एक संपूर्ण राष्ट्र आज भी पाकिस्तान नहीं बन पाया। 70 सालों में भारत कहां से कहां पहुंचा और पाकिस्तान कहां पे टिका हुआ है, ये पाकिस्तान को सोचने की बात है। और यहां भी जो लोग जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकतें करना चाहते हैं और उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कि भारत भी जो है साहब वो एक धर्म के रास्ते पर चले, उनको भी समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का हश्र हुआ है वो भी भारत का हश्र होता, भारत भी एक धर्म के रास्ते पर चलता। तो सेक्युलरिज्म ने किस तरीके से भारत को आगे लेकर गया है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि हमारे संविधान ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत को आगे ले जाने में, और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और आज अगर हम पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को कोई चुनौती देने की स्थिति में है, तो उसके लिए हमारा संविधान जो है वो हमारा एक मार्गदर्शक है। जी बिल्कुल, संविधान मार्गदर्शक है, निश्चित तौर पर मार्गदर्शक है। और इस जो तैयारियां हैं अब इसको लेकर कि किस तरह से कार्रवाई, 22 अप्रैल को ये घटना हुई, उसके अगले दिन ही CCS की बैठक हुई, जिसमें कई सारे जो सख्त कदम है उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात हो, चाहे जो शॉर्ट टर्म वीज़ा हो पाकिस्तान के लोगों को जो मिला हुआ था उसको कैंसिल करने की बात हो, डिप्लोमेट्स की संख्या को कम करने की बात हो, ये सारे कदम उठाए गए और उन पर बहुत ही सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। 29 अप्रैल को वीज़ा जो हेल्थ वीज़ा इशू किया गया था उसकी अवधि भी ख़त्म हो गई और लोगों को पाकिस्तान की ओर भेज दिया गया जो यहाँ पर भारत आए थे। भारत ने उनको वीज़ा दिया था शॉर्ट टर्म। उसके बाद जिस तरह से, लेकिन सरकार से ये मांग की जा रही थी कि इस तरह की कार्रवाइयों से कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उन आतंकियों को कोई संदेश नहीं जा रहा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अब जिस तरह से सैन्य कार्रवाई का संकेत दिखाई पड़ रहा है, सेना प्रमुखों के साथ बैठक और उसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके साथ जो बैठकें हो रही हैं, महत्वपूर्ण बैठकें, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा कदम सरकार उठाने की तैयारी में है। और इसको लेकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी बात की है। निश्चित तौर पर यही वजह होगी जिससे सूचना मंत्री को, पाकिस्तान के सूचना मंत्री को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने ये आशंका जताई है कि भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं के भी बयान आए हैं, वहाँ के मंत्रियों के बयान आए हैं, उसको लेकर भी भारत में नाराज़गी है और उसका गुस्सा है। चूँकि आतंक जो पहलगाम की घटना हुई है उसको माना जा रहा है कि आतंकवादी निश्चित तौर पर सीमा पार से आए हुए हैं, यानी पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं उसको निश्चित तौर पर समर्थन है, संरक्षण है। उसके लिए सबक सिखाने की मांग हो रही है। देश भर में 22 तारीख के बाद से ही लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है और सरकार पर कार्रवाई की मांग ही नहीं हो रही है बल्कि दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक बार सुनेंगे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के नेताओं के बयान पर क्या कहा है। उन्होंने सख्त ऐतराज़ जताया है और बहुत ही तल्ख भाषा में उनको जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो इसको लेकर अमलेंदु जी, भारत में न केवल राजनीतिक दलों में बल्कि ये कहा जाए कि आम लोगों में भी सरकार के प्रति एकजुटता तो है ही, सरकार पर दबाव भी है कि सख्त कार्रवाई और जो कहा जाता है कि बिल्कुल आखिरी स्तर की कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होनी चाहिए, उसकी मांग की जा रही है। हाँ, बिल्कुल उसकी मांग की जा रही है कि आखिरी स्तर की कार्रवाई जो है, और मतलब अब इस बार जो है ये फाइनल हो जाए कि पाकिस्तान की हरकतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी किसी भी तरीके से, और नागरिकों पे तो हमले किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये खास तौर से जो है समीर जी ये मांग उठ रही है। और अब जो एक तरह से कहा जाए जो चल रही हैं इस समय चीज़ें, उनमें ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि अब भारत की तरफ से कूटनीतिक प्रयास भी शुरू हो गए हैं। और कल UN महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने समीर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको जो है कॉल किया और एस जयशंकर ने उसको ट्वीट किया है। हम अपनी टीम से कहेंगे अगर वो ट्वीट हो तो वो देख पाते। जी बिल्कुल, उस ट्वीट को देखते हैं, एस जयशंकर के ट्वीट को। उससे पहले सुनते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के नेताओं के बयानों पर क्या कहा है, उसको सुन लेते हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका TTP का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। तुम क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले हम नहीं किए। जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका TTP का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। तुम क्या बात कर रहे हैं आप?
तो ये बहुत पुरानी समस्या है पाकिस्तान की, वहाँ की आंतरिक समस्या है। वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है कि जो ज़रूरी मसले हैं वहाँ के, उस पर वहाँ चर्चा नहीं होती, ध्यान नहीं दिया जाता या फिर कुछ किया नहीं जाता। लेकिन भारत को लेकर वहाँ के नेता हों या आम लोग हों, हालांकि कहा यह जाता है कि आम लोग उतने ज़्यादा उस चीज़ से लेकर प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति पूरी तरह से भारत के विरोध पर टिकी दिखाई पड़ती है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन आप भारत से मुकाबला करने का मंसूबा पाले हुए। हाँ बिल्कुल, और यही है। और मतलब एक तो आप जो है लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज ले रहे हैं जी, जबरदस्त तरीके से कर्जे में है पाकिस्तान। हाँ। आपकी अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही है, और जो आपको पैसा मिलता है विदेशों से अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, उसको आप खर्च करते हैं भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद मिलती है समीर जी, उसको रोका जाए किसी तरीके से। और कल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश जो हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया और बताया कि IMF में जो है उसको पाकिस्तान को फिर से 13 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज देने जा रहा है। उसके लिए बैठक होने वाली है 7 मई को। भारत उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। भारत सरकार इस पर कदम उठाए। मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव है और सरकार शायद इस पर कदम उठाएगी भी कि ये रोका जाए। जी, और इस बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को धन्यवाद दिया है, चूँकि उन्होंने भी पहलगाम में जो हमला हुआ था उस पर दुख जताया था और उस पर एक नाराज़गी जताई थी। उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको लेकर जो उन्होंने अपनी संवेदना जताई है उसको अप्रिशिएट किया है, उसके लिए धन्यवाद दिया है। और कहा भी है, आश्वासन दिया है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं और जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो एस जयशंकर का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसके लिए भारत उनका आभारी है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंक के खिलाफ जवाबदेही की ज़रूरत पर सहमति जताई। उन्होंने दोहराया कि भारत इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो बातचीत का ब्यौरा था एंटोनियो गुटेरेस के साथ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ, वो ट्वीट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इस बीच बड़ी बैठकें, महत्वपूर्ण बैठकें नई दिल्ली में चल रही हैं प्रधानमंत्री आवास पर। उसमें तमाम कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं और माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ, उनके षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ शुरू करने की तैयारी हो रही है जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल समीर जी, और भारत जो है एकजुट होकर इसका जवाब देगा, कड़ा जवाब देगा और माकूल जवाब देगा। ये अब एक राष्ट्रीय सहमति भारत में बन चुकी है जी, और तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद ये सहमति बनी है। हालांकि कुछ बच्चे जो हैं जो आ गए हैं राजनीति में, वो कुछ गड़बड़ियाँ कर देते हैं अति उत्साह में आकर, लेकिन उनको फिर ऊपर से बड़े नेताओं की तरफ से डांट भी लगती है। तो कुछ गड़बड़ियाँ हुई विपक्ष की तरफ से भी, कुछ गड़बड़ियाँ हुई सत्ता पक्ष की तरफ से भी, और दोनों तरफ जो है वो डांट शायद लगी है कि गड़बड़ियाँ इस समय करने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता पक्ष की तो हमें नहीं मालूम, लेकिन विपक्ष का हमको मालूम है कि वहाँ डांट मतलब कड़ाई से लगी है। और सत्ता पक्ष भी जो है वो भी अपने लोगों को थोड़ा नियंत्रित करे, क्योंकि ये समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झगड़े का कतई है ही नहीं। ये मसला कोई जो है वो इसका है ही नहीं कि सत्ता पक्ष ने क्या किया, विपक्ष क्या कर रहा है। ये मसला एकजुट होकर विदेशी ताकतों को जो हमारे अस्थिर करना चाहती हैं, हमारे अंदर हमारे यहाँ जो हिंसा फैलाना चाहती हैं, उनको कड़ा और माकूल जवाब देने का है और पूरी देश की एकजुटता प्रदर्शित करने का है। पूरा देश जब एकजुट है तो निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी को भी इस पर काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सख्त जो है दी गई है। कांग्रेस की तरफ से तो साफ कहा गया, जी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो CWC की बैठक हुई घटना के बाद और उसके बाद फिर ऑल पार्टी मीटिंग में भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और जो भी सख्त कदम उठाएगी सरकार, उस पर सरकार को पूरा समर्थन है। कहा गया कि जो CWC का स्टैंड है वही स्टैंड है और अपनी पार्टी के नेताओं को इसके खिलाफ या कोई अनावश्यक बयान न देने की नसीहत दी गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि सत्ता पक्ष के तमाम नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं,
वो विपक्ष के नेताओं को आतंकवादियों का साथी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु जी, आज राहुल गांधी कल से अमेठी, रायबरेली और अमेठी के दौरे पर हैं। आज वो अमेठी में हैं। सुबह से ही बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि उनको वहां पूरे अमेठी में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिसमें उनको कहा गया कि आतंकवादी के साथी, आतंकवादियों के साथी राहुल गांधी, इस तरह के पोस्टर लगाए गए। और कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुट है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता विपक्षी नेताओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं गौरव गोगोई ने क्या कहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी इस तरह के बयानों में लगातार उलझे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनको बड़ी नसीहत दी है गौरव गोगोई ने और कहा है कि ये मौका ऐसा है, ये समय ऐसा है जबकि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, इससे बचना चाहिए। सुनते हैं क्या कहा है गौरव गोगोई ने। और हैरानी की बात यह है कि विपक्षी नेता ये नसीहत सरकार को दे रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों को दे रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री को देना पड़ रहा है उनको ये नसीहत। सुन लेते हैं गौरव गोगोई को क्या कहा है उन्होंने। It is very unfortunate that at the time when the entire country is united and wants a strong response against Pakistan for their terrorist-sponsored attack on Indian citizens in Pahalgam, the BJP leaders in various states, including in the state of Assam, is indulging in petty politics. I think the Chief Minister of Assam is insulting the martyrs of Pahalgam, is demeaning and diluting the Pahalgam tragedy, and he should be well advised to instead focus on the real issues that affect the people of Assam. तो गौरव गोगोई का ये कहना है कि इस तरह के तमाम बयान जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ किए जा रहे हैं उससे उन नेताओं को भी बचना चाहिए। पूरा विपक्ष पहलगाम की घटना के बाद सरकार के साथ खड़ा है, सरकार से कह रहा है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी पूरी तरह से उसका विपक्षी नेताओं का समर्थन है। लेकिन सरकार में बैठे लोग विपक्ष के नेताओं को के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी निंदा की है और उसके लिए उनको नसीहत भी दी है। हैरानी की बात है, इस मामले में कंसेंसस बनाने का काम सरकार का होता है अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि पूरा कंसेंसस बनाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। यहां तक कि सर्वदलीय बैठक के बुलाने की भी मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी और अब संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष से जुड़े तमाम नेता हैं, वो लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष के लोगों के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि वो पाकिस्तान के से मिले हुए हैं और जिम्मेदार नेताओं की इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात। असल में समीर जी, लगता यहाँ ये है कि सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहयोग नहीं कर रही है जी, और इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है। अगर बीजेपी सरकार का सहयोग नहीं कर रही है, जबकि सरकार उनकी एनडीए की सरकार है, ठीक है बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, लेकिन भाजपा को अब जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। उनके एक नेता है निशिकांत दुबे, अल्ले बल्ले यानी क्या क्या बोलते रहते हैं, उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दिया है अल्ले बल्ले टाइप का और कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए। अरे भाई, ये समय किसी के ऊपर हमला करने का नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे निशिकांत दुबे जी? आखिर भारतीय कब बनेंगे, ये सवाल है समीर जी। तो ये एक तरीके से जो उन्होंने ट्वीट किया, हम अपनी टीम से कहेंगे अगर वो ट्वीट दिखा सकते हैं आप जी। अब निशिकांत दुबे का ट्वीट है, बहुत एक कह लीजिए कि उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके का ट्वीट कहा जाएगा, क्योंकि इस ऐसे समय पर जबकि विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के बयान, उनके ट्वीट्स विपक्षी नेताओं के खिलाफ आ रहे हैं। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादी मुस्लिम को शादी के नाम पर, क्रिकेट के नाम पर, बीमारी के नाम पर 1950 से 2014 तक बसाया। सभी भारत में विपक्षी पार्टी के सहयोग से या चोरी छिपे रह रहे आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक तथा पहलगाम में हिंदुओं के हत्यारे व उनके साजिशकर्ता पाकिस्तान सेना मारी जाएगी। पता क्या लिख रहे हैं समझ में तो कुछ थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन उनकी मूल भावना समझ में आ रही है कि इन सारी घटनाओं के लिए वो कांग्रेस पार्टी को दोषी बता रहे हैं। पता नहीं उनके पास इन सारी चीज़ों के प्रमाण है, एविडेंस है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो रही है। और इसमें बात यह है समीर जी कि कांग्रेस ने बाकायदा एक जो है परिपत्र जारी किया है, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस महासचिव हैं संगठन, और उन्होंने दिशा निर्देश जारी
जारी की हैं और ये कहा गया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। इस निर्देश हम पत्र ये है जो अंग्रेजी में कल जारी किया गया और इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। आइए हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों परंपराओं के प्रति सचेत रहें और उस गरिमा और संयम के साथ इस अवसर पर खड़े हों जिसकी राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। और समीर जी, आपने देखा होगा कि कल जो एक विवाद खड़ा हुआ एक पोस्टर को लेकर, और महत्वपूर्ण बात तो यह कि कांग्रेस को अपने आप ही देखना चाहिए कि अगर कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जो है वो अगर कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर चला रहा है और भले ही वो पत्रकार रहा हो, एंकर रहा हो, और उसको अगर राजनीति की समझ नहीं है तो उनसे ये काम वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है। ट्विटर हैंडल आपका सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो IT सेल देख लेगा और ट्रोल आर्मी देख लीजिए, ट्रोल आर्मी की चीज नहीं है। बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल ट्रोल आर्मी चला सकती है, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो 140 साल लगभग हो गए, ऐसी पार्टी जिसका जिम्मेदारी का काम है और जो जिसका एक लंबा इतिहास जो है वो इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए रहा, उसके बाद देश को बनाने के लिए रहा, उसके ट्विटर हैंडल और उसके जो हैं वो अगर ऐसे लोगों के हाथ में रहेंगे जिन्हें समझ नहीं है राजनीति की, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और कल फिर जो था वो पोस्टर, मतलब दिन भर आपने उस पर बहस करी सब जगह जाकर, और उसके बाद फिर आपने वो पोस्टर डिलीट कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका मतलब समीर जी कि ये जो KC वेणुगोपाल का आया है, ये डांट जो है पड़ी है शायद उन लोगों को जिन्होंने वो पोस्टर जारी किए थे कि आप पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो अपनी चीज कर ली, यही काम समीर जी बीजेपी को भी करना है अपने लोगों के लिए कि आप भी इस लाइन से बाहर नहीं जाइए। जैसा कि CGI के ऊपर जो टिप्पणी की निशिकांत दुबे ने, उसको लेकर JP नड्डा ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर कहा कि हमने उनको डांटा है, उस तरह की टिप्पणी नहीं करें। हालांकि निशिकांत दुबे नहीं रुके उसके बाद भी, लेकिन ये सख्त प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी इस तमाम राजनीतिक दलों को कि जो एक पार्टी एक लाइन ले चुकी है उससे अलग हटकर कोई जाएगा तो पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने साफ जो है कर दिया कि इस तरह की होगी। बी हनुमंत राव हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना में बड़े नेता हैं उनकी एक बाइट है, वो भी हम लोग उनकी एक बाइट है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जो पार्टी का अपना स्टैंड है इस मुद्दे पर उसी का पालन करेंगे और कोई दूसरा बयान नहीं जारी करेंगे। उसको हम लोग सुन लेते हैं वी हनुमंत राव को, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है अमलेंदु जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने नेताओं को ये बताना होगा, ये कहना होगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, आतंकवादियों का साथी कहा गया है, इस तरह के पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं। वो पोस्टर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौके पर भी, इस तरह के समय में भी जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार के साथ खड़ा है, उसकी पार्टी में बैठे जिम्मेदार लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि सरकार के जिम्मेदार लोगों की तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान नहीं आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान आ रहा है, ना गृह मंत्री की तरफ से आ रहा है, ना रक्षा मंत्री की तरफ से आ रहा है, ना संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आ रहा है। तो बीजेपी अपनी सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फॉलो करे, मतलब सरकार की तरफ से जिम्मेदारी दिखाई जा रही है कि इस कोई बयानबाजी अंदरूनी मसलों पर बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये इसी तरीके की चीज़ें तमाम लोगों को करनी पड़ेंगी कि जो जिम्मेदारी का समय, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से भी नहीं आ रही। तो जब बड़े लोगों की तरफ से नहीं आ रही है तो छोटे भाइयों को इसमें कूदने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा कॉज है, बड़ा लक्ष्य है, सरकार को जो करना है, जैसे कहा भी हनुमंत राव, हम सुनेंगे उनको कि जो सरकार को करना है हमने समर्थन दे दिया, सरकार को जो करना है उसे तय करना है, इसके अलावा हमारी कोई लाइन नहीं है। और KC वेणुगोपाल ने भी कहा कि 24 अप्रैल को जो CWC का वक्तव्य है, जो प्रस्ताव है, उससे इधर उधर किसी को नहीं जाना है। इसी तरीके की चीजें और जगहों पर भी होनी चाहिए और सबको अपने लोगों को इस समय रोकना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है देश की एकता अखंडता को दिखाने का है। जी बिल्कुल। तो सुनते हैं वी हनुमंत राव ने क्या कहा है कि किस तरीके से इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो स्पष्ट है और जो कहा गया है CWC की बैठक में जो तय किया गया है वही है। पहलगांव कश्मीर के इश्यू में AICC जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने बोला कोई भी नहीं बात करना इसके ऊपर, क्योंकि तो ऑलरेडी ऑल अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टी भी पहलगाम के इश्यू में जो लोगों को
मारे उग्रवादियों के ऊपर क्या सरकार फ्री हैंड दी है। अब क्या करना, इसको कहीं न कहीं अपने भारतीय जो कश्मीर जाते हैं वैसे लोगों को उन लोग मार दिए। इसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड हुआ नरेंद्र मोदी अमित शाह को फ्री हैंड दिए। इसके ऊपर मोहन भगत मिलने दो, कोई भी मिलने दो, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते। क्यों तो इट इज ये इंस्ट्रक्शन हाईकमांड का है। सरकार क्या करता है, कैसा पाकिस्तान के ऊपर क्या उग्रवादियों को कैसा पकड़ सकते, कैसा उनको शिक्षा देते, उनका काम है। हम इस पे कोई भी बात नहीं करना बोले तो वी हनुमंत राव बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही है जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय किया गया और उसी पर है। हालांकि कुछ जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से एक तरह से शर्मिंदगी हुई है पार्टी की और उसको अपने उन ट्वीट्स को, उन पोस्टर्स को हटाने पड़े हैं। लेकिन यही बड़ा सवाल है कि आखिर अगर हटाने पड़े तो जारी क्यों किए गए थे, और उसको या तो अब आपने जारी किया था तो उसको डिफेंड करना चाहिए था, डिफेंड करने लायक वो नहीं थे तो आपने हटाए क्यों। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी ट्वीट्स इस तरह के आ रहे हैं तो उनको ऐसे ट्वीट न करने पड़े, इसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत एक हैरानी की बात है। कोई उनके समीर जी है क्या कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक माहौल बनाया था, सरकार पर भी दबाव था कि सर्वदलीय बैठक हुई, दबाव बनना था कि विशेष सत्र बुलाया जाए, उस सब किए किराए पे सिर्फ एक ट्वीट ने पानी फेर दिया एक तरीके से कहा जाए। हाँ। तो इस गलती की सजा कांग्रेस में मिलनी चाहिए। जिसने भी जो भी कुछ किया वो उनका आपस का मसला है, हमें नहीं मतलब कि किसने किया किसने क्या नहीं किया, वो उनका मतलब कांग्रेस खुद देखेगी और बीजेपी के लोग जो करने वो बीजेपी देखेगी। हमारा कंसर्न सीधा ये है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता की जो बात है इस समय ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, और यही बात लगातार कही जा रही है। कांग्रेस के प्रस्ताव में भी ये बात कही गई है, जो वक्तव्य आ रहे हैं उनमें भी आ रही है। हमने हनुमंत राव को सुना, हमने के सी वेणुगोपाल का बता दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी हम लोग कई बार बाइट सुनवा चुके हैं। सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद राहुल गांधी की भी हमने बाइट सुनवाई थी कि हमने सरकार को समर्थन दिया, जो करना है उनको करना है। सवाल उठे प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में ना जाने पर, जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। लेकिन विपक्ष ने ये नहीं कहा कि हम सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, सरकार का कोई कदम उठाएगी। तो इसलिए जो जिस तरीके से एक कंसेंसस बनाने की बात हो रही है और पूरी दुनिया को संदेश देने की बातें हो रही हैं, CCS की एक हफ्ते में दूसरी बार बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री कल तमाम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हालांकि वो वीडियो भी नहीं आना चाहिए था बाहर कि किससे बातचीत की है, लेकिन वो एजेंसी क्यों गई समझ में नहीं आता है कि उस एजेंसी को एक्सेस वहाँ तक क्यों मिला कि वो वहाँ से विजुअल्स बाहर आए। तो नहीं आने चाहिए थे, चूँकि गाइडलाइन जब मिनिस्ट्री जारी कर चुकी है कि आप नहीं करेंगे इस तरीके से, तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो आया और उस पर एजेंसी पता नहीं कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो अब समय बहुत संभल कर चलने का है देश के लिए। ये बात जिम्मेदारी के साथ समझनी पड़ेगी, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को समझनी पड़ेगी। ये काम सिर्फ विपक्ष को समझने का नहीं है, सत्ता पक्ष को भी समझने का है। और सत्ता पक्ष को भी अपने उन नेताओं की जुबान पर लगाम लगानी होगी, उनके ट्विटर हैंडल चेक करनी होगी। मैं देख रहा हूँ निशिकांत दुबे का मेरे सामने ट्विटर हैंडल खुला हुआ है, लगातार जो है मतलब जहर उगला जा रहा है, लगातार जहर उगला जा रहा है। तो भाई ये पाकिस्तान के झंडे के साथ उनके ट्वीट्स दिख रहे हैं, ट्वीट्स दिख रहे हैं पाकिस्तान के झंडे। अब बताइए, अब निशिकांत दुबे को पाकिस्तान का झंडा ट्वीट करने की क्या आवश्यकता है? भाई क्या आवश्यकता है? और कांग्रेस ने तो अपना ट्वीट हटा लिया, लेकिन निशिकांत दुबे की उस पर ट्विटर लाइन पर जारी है। तो क्या कहना चाहते हैं निशिकांत दुबे? बीजेपी इन पर कार्रवाई करेगी, कोई नहीं करेगी? जी बिल्कुल, ये हैरानी की बात है कि इस तरह के सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे राजनीतिक बयान, और राजनीति में भी इनको राजनीतिक बयान भी नहीं कहा जाएगा, राजनीतिक ट्वीट भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि उससे निचले दर्जे की स्थितियां ये कही जाएंगी। यही नहीं अमलेंदु जी, आप ये भी देखिए कि तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के या सरकार के जो राजनीतिक के एजेंडे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक रैली की गई, दौड़ आयोजित की गई। उसमें मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। तो ये मौका ऐसा है कि
इसमें राजनीतिक एजेंडे को या इस समय रोक देना चाहिए। विपक्ष ने पूरी तरह से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रोक रखा है, तमाम विरोध प्रदर्शनों को रोक रखा है, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, तो सत्ता पक्ष को भी इसका पालन करना चाहिए ये। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे बयान भी आ रहे हैं और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो भी लगातार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि गृह मंत्री को उस पर आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों को रोकना चाहिए कि भाई ये राजनीतिक एजेंडा चलाने का समय नहीं है जी। तो ये रोकें, दिल्ली की मुख्यमंत्री को रोकें और अगर शिक्षा मंत्री कहें तो उनको रोकें। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि समीर जी इसमें सारे राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर देने चाहिए और ये राजनीतिक कार्यक्रम करने का समय नहीं है क्योंकि चुनाव भी अभी कोई नज़दीक में नहीं है और चुनाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का स्वाभिमान ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इस तरीके के कम से कम राजनीतिक कार्यक्रम रोक देने चाहिए जिनमें कोई एजेंडे की बू आती है। जी बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि उस पर दौड़ आयोजित की जाए, उसको लेकर एकजुटता दिखाई जाए। इस समय एकजुटता दिखाने की ज़रूरत पहलगाम के आतंकियों को, जो दोषी हैं उसके लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। और जिस एकजुटता की बात विपक्ष कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ता पक्ष के तमाम लोग उस एकता से अलावा उसके बियॉन्ड जाकर सोच रहे हैं, लिख रहे हैं और उस तरह के काम भी कर रहे हैं। उस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो यूनिटी रेस हुई है उसको उस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और इसको लेकर ये एक इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है ये कहा जा रहा है। तो सुनेंगे धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं और सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाता नहीं दिख रहा है, ये चर्चाएं हो रही हैं, जबकि विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ सरकार के साथ खड़ा नज़र आ रहा है और पूरी तरह से कहा है कि हम साथ खड़े हैं, जो भी कदम उठाएगी सरकार, जो भी कार्रवाई की जाएगी आतंकवादियों के खिलाफ, जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ। तो सुन लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान को क्या कह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है, देश की आवश्यकता है। अगर 2047 तक भारत को एक मजबूत अर्थनैतिक शक्ति बनानी है, देश में राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। देश में समय की बहुत कीमत है। हम सभी लोगों की समय, सारे राजनीतिक पार्टी, सारे प्रशासन, ये सब इकट्ठा अगर 5 साल में एक बार चुनाव करते हैं, देश की राष्ट्रीय बचत होगी, प्रशासन की समय सही समय पे काम पे आएगा, उसके ऊपर राजनीतिक स्थिरता आएगी। तो हम ये है अमलेंदु जी, उसमें धर्मेंद्र प्रधान है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं और ये यूनिटी रेस हो रही है उस समय जब पहलगाम की आतंकी घटना से पूरा देश हलकान है, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें सत्ता पक्ष के लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, इस समय नहीं होना चाहिए, मतलब आपका एजेंडा है बाद में होगा, पहले वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा जरूरी इस समय राष्ट्र की एकता है और जो आतंकी हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाना है और किस तरीके से जवाब दिया जाना है। तो चर्चा इस पर होनी चाहिए और सारी बातें इस समय इसी पर होनी चाहिए। इस तरीके कोई एजेंडे वाली बातें होनी ही नहीं चाहिए और जिम्मेदारी के साथ बीजेपी को भी ये देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ठीक है, सबके अपने अपने राजनीतिक एजेंडे होते हैं, चलता रहता है, लेकिन इस समय कम से कम ये उसका समय मुझे लगता है कि नहीं है कि इस समय कोई राजनीतिक एजेंडे की बातचीत की जाए। इस समय राजनीतिक एजेंडा भी एक ही होना चाहिए कि विदेशी ताकतों को जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, भारत में आतंक फैलाती हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनीतिक एजेंडा भी इस समय यही होना चाहिए, इससे बढ़कर कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, इससे बढ़कर कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए और महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर और इस बीच में इस मुद्दे पर समर्थन के लिए, सरकार के साथ रहने के लिए जगह जगह दूसरे राज्यों से भी ये खबरें आ रही हैं, ये मांग हो रही है कि विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर उसमें एकजुटता दिखाई जाए। उड़ीसा से भी कांग्रेस के नेता रामचंद्र कदम का कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में
विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया। लोकसभा में मांग की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा का यानी संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसी तरह से उड़ीसा विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाया जाए। सुनते हैं रामचंद्र कदम क्या कह रहे हैं। और इस मुद्दे पर पूरा देश, सारी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी हैं, दिखाई पड़ रही हैं और वही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। संसद के विशेष सत्र की मांग भी इसलिए की जा रही है ताकि इस एकजुटता को दुनिया को दिखाया जा सके। रामचंद्र कदम को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ओडिशा में क्या कह रहे हैं। कल पार्लियामेंट बुलाने के लिए चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, इसलिए उड़ीसा में भी यहाँ दोनों हमारा निधन हुए पहलगांव में जो अटैक में, टेररिस्ट अटैक में, इसलिए उड़ीसा में भी एक स्पेशल सेशन बुलाने के लिए भी मैं मांग किया हूँ। चिट्ठी भी मुख्यमंत्री, गवर्नर को और स्पीकर को भी लिख के दिया हूँ। ये होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, देश जानना चाहिए कि आज जो दुख में है, जो टेररिस्ट को जो भी कंट्री का हो उसको केंद्र में और क्या क्या पदक्षेप लिए हैं, इसको जानकारी हमारा विधायक और जानना चाहिए। इसलिए मैं ये उड़ीसा लोग को जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं एक सदन स्पेशल बुलाने के लिए मैं लिख के दिया हूँ। रामचंद्र कदम ओडिशा के कांग्रेस के नेता, और इनकी भी मांग है कि ओडिशा विधानसभा का भी सत्र बुलाया जाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जिसमें एकजुटता को दिखाया जाए और इस जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुलाया गया और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया और सरकार के साथ एकजुटता दिखाई गई। संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की जा रही है और इस मुद्दे पर जो अब बड़े फैसले लेने की तैयारी में सरकार दिखाई पड़ रही है। कल से ही बैठकों का दौर चालू है, आज भी कई बैठकें, महत्वपूर्ण बैठकें जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो लगातार जारी हैं और कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। तो इस मुद्दे पर सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में दिखाई पड़ रही है। उधर वक्फ बिल का भी विरोध जारी है लगातार। हालांकि जो इस पहलगाम की घटना के बाद उस तरह के विरोध प्रदर्शनों के कार्यक्रमों को 3 दिन के लिए रोक दिया गया था, लेकिन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं और आज एक रात के 9 बजे 15 मिनट को बत्ती गुल करके यानी बिजली बंद करके विरोध प्रदर्शन को अपना दिखाने की अपील की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि वक्फ विधेयक का जो वक्फ कानून बना है उसका हम विरोध कर रहे हैं, ये बताने के लिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और वहाँ 5 मई को सुनवाई होनी है इस पर क्या होता है। लेकिन जो विरोध है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और कई कार्यक्रम इसके बने हुए थे। कुछ कार्यक्रम अभी 3 दिन के लिए निलंबित किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। सुन लेते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं। AIMIM के नेता भी हैं, सांसद हैं, इस जो विरोध प्रदर्शन है इसको लेकर। तो एक बत्ती गुल एक कार्यक्रम रखा गया है विरोध प्रदर्शन के लिए, वक्फ कानून के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, उन्होंने भी ये अपील की है और ये सारे विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से चलाए जा रहे हैं और इसमें तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं देश भर के वो सभी इसमें साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सुन लेते हैं मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी को क्या कह रहे हैं। तो ये एक वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है वो 3 दिन सस्पेंड रहने के बाद फिर से अब शुरू हो गया है। 5 मई को उसकी सुनवाई भी है और वो कानून, हालांकि अब इस हमले के बाद उसकी चर्चा कम हो गई है, लेकिन सरकार के लिए एक कह लीजिए कि गले की फांस बना हुआ था कानून सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से रुख दिखाई पड़ रहा था।
बहरहाल सुनते हैं पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन अज़ीज़ के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदगान, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के गयूर मुसलमानों और हमारी काबिल एहतराम बहनें, आप तमाम हजरात को बखूबी मालूम है कि गैर आइनी, गैर दस्तूरी और गैर मुनसिफाना वक्त तरमीमी बिल 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज के लिए कॉल किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। आपको बखूबी मालूम है कि गैर आइनी, गैर दस्तूरी और गैर मुनसिफाना तरमीमी बिल 2025 पास होकर तरमीमी वक्फ तरमीमी एक्ट बन चुका है, जिसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। एहतजाज का एक राइज तरीक़ा ये भी है कि थोड़ी देर के लिए बत्ती को बुझा दिया जाए। ये एक अलामत है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम बेदार हैं और अपने हक़ के हसूल की जद्दोजहद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बत्ती बुझाना कोई बुज़दिली नहीं है, बल्कि इस बात के आज़्म का इजहार है कि हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसी के पेश नज़र बत्ती गुल तहरीक का बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया था। लिहाजा आप तमाम मुसलमानों और मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है कि आने वाले 30 अप्रैल 2025 बरोज़ बुध ठीक रात 9 बजे से 9:15 तक अपने मकानों, दुकानों, कारखानों और दीगर तमाम अपनी ज़ाती जगहों की लाइट बंद कर दें, बत्ती गुल कर दें। ये रोशनी बुझाना इसलिए है ताकि शऊर बेदार हो और बरसज़क़दार तबक़े का ज़मीर भी ज़िंदा हो। लिहाजा बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इस काम को पूरे एहतमाम से अंजाम दें, इसलिए कि और इस खामोश बत्ती गुल एहतजाज के ज़रिए पूरा मुल्क वक्फ तमीमी क़ानून 2025 के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर उठ खड़े हों और अपने इत्तेहाद और अपने ज़िंदा होने का सबूत दें। इसी के साथ ये गुजारिश भी है कि बत्ती गुल के दौरान अपने अपने जगहों की लाइट बंद करने के बाद आप अपने अपने मकानों, दुकानों और कारखानों और दीगर जगहों के अंधेरे ही में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेकर सोशल मीडिया पर #ब्लैकआउट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए शेयर करें। ट्विटर एक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम के साथ ट्वीट करें और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब दिलाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाएं। ये बत्ती गुल तहरीक इस बात का अलामती इजहार होगी कि वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और इस बात का मुतालबा भी है कि हुकूमत इस क़ानून को वापस ले। हमें उम्मीद है कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदे इस बत्ती गुल तहरीक में पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अपील है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। चूँकि विरोध प्रदर्शन रोके हुए हैं, इस समय नहीं हो रहे हैं पुलवामा की घटना के बाद, लेकिन ये जो सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन है और ये नया तरीका आजमाया है। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसी चीज़ के विरोध में इस तरह का कोई कार्यक्रम किया होगा, लेकिन ये 15 मिनट बत्ती गुल करने का
कार्यक्रम रखा गया है और उसको तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को भी कहा गया है। बिल्कुल नया तरीका दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल ये नया तरीका है और सब महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टैक्स से भी हो गया है जी। मौलाना मुझे लगता है 80 साल के आसपास होंगे जो लग रहा है, और लेकिन वो बता रहे हैं कि आपको इस तकनीक का भी इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है समझी जा सकती है समीर जी कि देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका है, मतलब मौलाना जो कह रहे हैं तकनीक का इस्तेमाल भी करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करना है, और ये भी कह रहे हैं कि आपको एक तरीके से जो है वो हमको करना है, मतलब विरोध करना है जी। लेकिन समीर जी हम लोग जब तक बातचीत कर रहे थे अभी आ गया है खबर कि साहब बीजेपी की जो यूपी की इकाई है वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है अखिलेश यादव के खिलाफ। अब ये समझ में नहीं आता कि ये इस समय इस तरीके के प्रदर्शन करने का क्या है। जी, मतलब वही है कि यहाँ पर विपक्षी दलों के नेता अपने नेताओं को किसी भी तरह के राजनीतिक बयान के लिए मना कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं और राजनीतिक विरोध भी जता रहे हैं। इधर दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूनिटी रेस हो रही है और लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि सत्ता पक्ष जो है वो, विपक्ष तो सरकार के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सत्ता पक्ष इसको विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक हमले के तौर पर ले रहे हैं और उसी तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये जो प्रदर्शन है उनका, ये कोई अखिलेश यादव का पोस्टर था, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनका चित्र था, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई अब ये प्रदर्शन करना था तो फिर राजनीतिक बातें शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये करना चाहिए था जब अंबेडकर 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 कहा गया था उसमें उस समय भी प्रदर्शन होना चाहिए था, तब नहीं किया। तो अब आप राजनीति करेंगे तो दूसरा फिर आपको राजनीतिक जवाब देगा। तो हम फिर कहेंगे कि ये समय किसी भी तरीके के राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक प्रदर्शनों का इस तरीके से नहीं है। और इस समय तैयारी जो दूसरी होनी चाहिए, तो इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है। ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार के साथ खड़ा हो। सरकार में जो शामिल दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ खड़े हो। जी हाँ। तो यानी विपक्ष तो सरकार के साथ खड़ा हो और बीजेपी और एनडीए के बाकी दल अगर सरकार के साथ ना खड़े हो तो सरकार तो अकेली हो जाएगी। जी। तो अकेला विपक्ष को सरकार के साथ खड़े नहीं होना है, वही बात है, सत्तारूढ़ को भी होना है, सत्तारूढ़ दल को भी होना है। लेकिन सत्तारूढ़ दल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसमें दिखाई पड़ रहा है कि वो जो अपनी राजनीतिक गंभीरता है उसका पालन करता नहीं दिख रहा है। अभी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी हैं, अमेठी में आज हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से और ये पोस्टर तब जारी किए गए जबकि पहले से मालूम है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम अमेठी के बाद कानपुर शुभम द्विवेदी के यहाँ जाने का है। जी हाँ, शुभम द्विवेदी का जो उनकी जो जान चली गई थी ये पहलगाम आतंकी हमले में, उनके घर आज जाने वाले हैं राहुल गांधी अमेठी के बाद कानपुर में। और अमेठी में उनके खिलाफ जिस तरह के पोस्टर्स ये देख सकते हैं हम, इंडिया का हाथ पाकिस्तान के साथ, आतंक व पाकिस्तान के साथ, आतंक का साथी राहुल गांधी, सीधे सीधे तौर पर पार्टी को भी और पार्टी के नेताओं को भी निशाना बनाकर ये राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ ये वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर एक जो राजनीतिक गंभीरता की बात, ऐसे समय पर इस तरह के राजनीतिक बयान, राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक विरोध नहीं होना चाहिए। विपक्ष उसका पालन करता दिख रहा है, अपने नेताओं को नसीहत दे रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है और ये भी सवाल उठाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं ये सारी चीज़ें उनकी जानकारी में हो रही है या फिर उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके से कोई नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, हिदायत क्यों नहीं दे रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके की हिदायत देनी चाहिए। कांग्रेस ने दिया है, हिदायत दी अपने लोगों को, और बीजेपी को भी देनी चाहिए, क्योंकि हम फिर कहेंगे ये समय इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और खासतौर से तब जब विपक्ष सबसे पहले मांग कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सरकार अपनी बात रखती है, विपक्ष पूरा समर्थन देता है और ये कह देता है
कि भाई सरकार को जो करना है वो करे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद अगर इस तरीके के पोस्टर सब जारी होंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी, तुच्छ राजनीति होगी, तो इसके लिए फिर देश माफ़ नहीं करेगा समीर जी, बहुत साफ सी बात है। इधर एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आज आया है समीर जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ई-KYC प्रक्रिया को सुलभ बनाने का निर्देश सरकार को दिया है। और ये पीठ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ है, और उसने राज्य के दायित्व पर जोर दिया कि वह एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करे जो हाशिए पर पड़े और कमजोर व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हो, चूंकि कई कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसलिए शीर्ष अदालत ने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना एक आवश्यकता बन गई है। इस संदर्भ में शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के अधिकार का पता लगाया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी पोर्टल, लर्निंग प्लेटफॉर्म, वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवाएं सभी कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल एक्सेस को लेकर समीर जी आया है। जी बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से भी आ रही है। वहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश की YS शर्मिला, उन्होंने ये दावा किया है, आरोप लगाया है कि उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। बड़ी खबर आ रही है, क्या कारण है? और उन्होंने कहा है, ये भी सवाल किया है ट्वीट के जरिए कि क्या हम अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। सुन लेते हैं एक बार, उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया है और दावा किया है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, यानी घर में ही उन्हें नज़रबंद किया गया है। YS शर्मिला जो, और YS शर्मिला को आंध्र प्रदेश में सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने इसको लेकर। Why have you house arrested someone, some party who wants to do good to the people of Andhra Pradesh, while you and your allied party BJP are doing gross injustice to the people of Andhra Pradesh, be it in regard to special status, be it in regard to Polavaram, be it in regard to Amaravati capital. Not in one issue have you done any justice. And today, because we want to fight for the people, you have house arrested the Congress chief in the state of Andhra Pradesh. Why? Why are you scared? It has been only 2 days since the Congress party in Andhra Pradesh has formed a committee called the Amaravati Capital Committee. The Congress party has only formed this committee with a group of 6-7 people. And the government is scared with just us forming a committee. This committee is supposed to do any research, come up with an action plan and work for the welfare of the people. Anything that we decide, this committee decide, is going to be for the good of the people of Andhra Pradesh. And with just us forming the committee, if Mr. Chandrababu Naidu's government is so afraid, my question is, what are you trying to hide? Why this atrocity? What is the police force for? There are so many police today, since so many hours, to curtail one lady, to curtail one party. Andhra Pradesh today, on atrocities on women, stands at number 3 place. Your police should be used to protect the people of the women of Andhra Pradesh, not curtail them. The police laid hands on me. It is my constitutional right today, as a citizen of India, I have the freedom to go where I want and do what I want. Why is the police not allowing that? On top of that, I am the chief of the Congress party in Andhra Pradesh. See the atrocity of this government. मैडम एनडीए सरकार ये क्लेम कर रहा है कि 5 साल अगर अम्मा मल्ली माట్లాడదాము. I am going to the office to discuss the capital issue. After that, I'll again talk to the media. तो उनका कहना है कि क्या हम अपने पार्टी के दफ्तर भी नहीं जा सकते हैं। दावा है, उनका आरोप है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। सरकार के ख़िलाफ़ काफ़ी मुखर रहती हैं और वहाँ चंद्रबाबू नायडू सरकार के ख़िलाफ़ बहुत लगातार वो आवाज़ उठाती रहती हैं। शायद इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया होगा, जैसा कि उनका कहना है। हाँ, असल में समीर जी आरोप ये लग रहे हैं कि जो अमरावती में जो बन रही है नई कैपिटल, उसमें काफ़ी ज़्यादा घपले हुए हैं और 1.5 लाख के आसपास लोग जो हैं वो उनको 20 साल होने को आ गया और अभी तक उनको वो नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला है। केवल 4 या 5 हज़ार लोगों को ही जो है वो पुनर्वास किया गया, बाकी का पुनर्वास नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस ने वहाँ एक अमरावती कैपिटल कमेटी नाम से एक समिति बनाई है।
उसी को लेकर अभी 2 दिन ही हुए हैं, उसी को लेकर इनको जैसा हाउस अरेस्ट किया गया, ऐसा आरोप है इनका YS शर्मिला का, ताकि ये उन लोगों से ना मिल पाए जिनके साथ अन्याय हुआ है। और ये पूछ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और एक महिला और एक पार्टी को रोकने के लिए इतने सारे पुलिसकर्मी क्यों लगाए गए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में आंध्र प्रदेश 3 नंबर पर है और वो कह रही हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया। तो ये गंभीर आरोप है और इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो चंद्रबाबू नायडू, जो कि बड़े लोकतंत्र के समर्थक समझे जाते हैं और खुद भी वो भुगत चुके हैं, चुनाव से ठीक पहले वो जेल गए थे, ठीक पहले जेल गए थे। तो अगर सरकार में आने के बाद उनका रवैया ठीक वैसा ही हो जाता है तो फिर कल दूसरी सरकार आएगी तो वो फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा करेगी। बिल्कुल। और सरकारें बदलती रहती हैं, चंद्रबाबू नायडू खुद जानते हैं, लंबे समय तक सरकार से बाहर भी रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि सरकार में आने के बाद आपका रुख जो है वो तानाशाहीपूर्ण नहीं हो जाना चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू को सबक लेने की ज़रूरत है। YS शर्मिला ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी और वहाँ YS शर्मिला जो है एक ज्योतिपुंज की तरीके से दिखाई पड़ रही है। फिलहाल विपक्ष में जगनमोहन रेड्डी चूँकि तमाम आरोपों से पहले से घिरे हुए हैं, तो अब वहाँ विपक्ष की जो कहा जाए बड़ी जिम्मेदारी जो है वो YS शर्मिला के कंधों पर है। जी बिल्कुल। और इसको अब जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार में की तमाम बैठकें, बहुत ही हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। CCS की बैठक के बाद CCPA की बैठक हुई और उसमें इस पर रणनीति पर विचार किया जा रहा है। उससे पहले कल देर शाम सेना के प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई और इस बीच NIA अपनी जांच शुरू कर चुकी है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है। तो कठोर कार्रवाई के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आगे क्या होता है उस पर रहेगी हमारी नज़र, आपको अपडेट करते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर से भी वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ के लोग इस हमले के बाद किस तरह से रह रहे हैं, टूरिस्ट कैसे आ रहे हैं, ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप DV लाइव पर देख रहे हैं लगातार, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए DV लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।